अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ या आज जो न्यूज़ है उनकी तरफ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं आज संडे है, तो जी संडे तो खैर लोग मना ही रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। गर्मी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मौसम काफी ज्यादा गर्म है और अगर कोई घर से बाहर निकले तो बस जी ना पूछे, हालत खराब हो जाती है। अगर कोई मार्केट में पैदल घूम रहा हो कुछ लेने के लिए या वैसे बाहर निकले तो वॉक करना या कुछ, ये सब कुछ आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की तरफ रवाना हो चुके हैं और अमेरिका जाकर वो बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में। और वहां पर जो है उन्होंने कई एजेंडास जो हैं वो भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए हैं और बताए गए हैं। खैर, उस पे तो हम डिटेल्ड बात करेंगे ही किसी अपनी वीडियो में अपने किसी गेस्ट को भी बुलाकर। लेकिन एक चीज जो मैं जरूर यहाँ पे बात करूंगी कि जी इस्लामोफोबिया बहुत फैल रहा है, ये बात भी उनके बात करने में या उस पॉइंट्स में शामिल है जिस पे शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे। यानी कि इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करेंगे, यानी मुस्लिम्स के पीछे लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम्स मुस्लिम्स के पीछे लगे हुए हैं। हर तरह तरह से एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सब लोग एक पेज पे दिखाई देते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, एजेंसी हो, फौज हो, चाहे हमारे जजेस हो, सबके सब खामोश हैं। कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं कर रहा, किसी किस्म का कुछ देखने में नहीं आ रहा कि किसी को अरेस्ट किया गया हो या ये चीज रुकती हो। पहले तो ये कभी कभार का वाकया था कि साल में एक आध इस किस्म के इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन अब तो ये एक रूटीन सा बनता चला जा रहा है और जिसकी वजह से सभी लोग जो है, मेरे ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में खतरे में। पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाई जाती हैं और लगाई जाती रही हैं, तो वो भी थोड़ा होशियारी बरतें हैं, वो भी थोड़े सा अपना ख्याल रखें, यही कह सकते हैं। बाकी तो जो जहालत यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है उसको रोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। बहरहाल बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ वो फलस्तीन और जो है कश्मीर के बारे में भी बात करेंगे। यानी कश्मीर हमारे पास एक ऐसा एजेंडा है जिसको हम हर जगह लेकर जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि इस बार वो अमेरिका जाएं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसके बाद वो कश्मीर कश्मीर ना करें। तो बिल्कुल जी, वो एक बार फिर कश्मीर कश्मीर करते हुए आपको सुनाई देंगे और जैसे ही अब अपडेट्स आती जाएंगी या डिटेल्स आती जाएंगी हम डेफिनेटली आप तक पहुंचाएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की। हम आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल बुरा है। ये और बात है कि अमेरिका को हम किसी ना किसी तरीके से मना लेंगे और $7 बिलियन भी ले लेंगे, लेकिन वो सारा पैसा तो या तो करप्शन में चला जाएगा या फिर जो पहले से कर्जा लिया गया है उसी लोन की किस्तें देने में, जो हमें इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ती हैं उसको देने में लग जाएगा। तो फिर बाकी पब्लिक का क्या होगा, ये जरूर एक बात है जिसके ऊपर ना कोई सोच रहा है और ना ही कोई बात कर रहा है। पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, खास तौर पे वो लोग जिनके पास पैसा है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में किसी के पास भी पैसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, लेकिन वो ये सारा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते। पाकिस्तान के लिए कोई चीज लेकर नहीं आते ऐसी जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा पहुंचे, बल्कि वो अपना सारा पैसा कनाडा, दुबई, यूके और इसी तरह से दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करते हैं। यानी यहाँ पे लोगों को तो कहा जाता है कि जी आइए, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को इनवाइट किया जाता है, आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन खुद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए घबराते हैं और उनको यही लगता है कि अगर यहाँ पर पैसा लगाया तो पता नहीं मिले या ना मिले। लेकिन बहरहाल जो भारत को अगर हम देखें तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत की जो बिजनेस कम्युनिटी है, खासतौर पे बड़े बड़े नाम, कई बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान में भी जाने पहचाने जाते हैं और वो अपना पैसा भारत में ही लगाते हैं, यानी भारत में भी लगाते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि भारत जो है उसकी इकोनॉमी बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। बात करेंगे हम मुकेश अंबानी साहब की। जी हाँ,
मुकेश अंबानी साहब इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं और कह लीजिए कि बहुत जाने माने जाते हैं। तो जी मुकेश अंबानी साहब की अगर हम बात करें तो जी उन्होंने अभी इंडिया के लिए फर्स्ट बोइंग BBJ 737 जो है वो लिया है मैक्स 9। अब मेरे ख्याल है इसी तरीके से इसको बताते हैं, कुछ टेक्निकल सी लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जो आप लोग मुझे करते ही रहते हैं। लेकिन खैर मैं ये बता रही थी कि उन्होंने ये जो बोइंग है ये खरीदा है इंडिया के लिए, और बताया ये जा रहा है कि ये पहले ये बहुत ज्यादा जाहिर है इसकी जो इसको खरीदने में जो पैसा लगा होगा वो भी एक बड़ी रकम होगी। और क्या पाकिस्तान के बिजनेस कमेटी इस किस्म की कोई बात करते हैं? क्या वो पाकिस्तान के लिए कुछ लेकर आते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन खैर अगर हम मुकेश अंबानी साहब की बात करें तो उन्होंने कई बार जो है वो इस तरह से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की है और इस किस्म के काम किए हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। भारत के लिए सिर्फ मुकेश अंबानी ही नहीं और भी कई उनके बिजनेस कमेटी के लोग हैं जो कि भारत में इन्वेस्ट करते हैं या भारत के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है वो ऐसा नहीं करते, ना तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और ना ही पाकिस्तान के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल इनको देखकर और बात जो पाकिस्तान में की जाती है, मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा नाम है और सभी लोग उनको जानते हैं, सभी उनके बारे में बात करते हैं। और ये उन्होंने जो इंडिया का फर्स्ट बोइंग ये जो लिया है उन्होंने जी, ये स्विट्जरलैंड से लिया गया है और स्विट्जरलैंड से ये भारत जो है वो पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए यकीनन पीएम मोदी की जो सरकार है वो उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, क्योंकि जाहिर है अपने लोगों को, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को जो आप यकीन दिलाते हैं कि जी आपका पैसा, आपका आपका बिजनेस या आपकी जान जो है वो बिल्कुल महफूज है। यही सब कुछ होने के बाद ही ऐसा होता है कि कोई भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, चाहे कोई आम इंसान हो या आम सिटीजन हो, वो अपनी कंट्री में पैसा लगाते हुए घबराता नहीं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में लोग इसलिए भी घबराते हैं, इसलिए नहीं कि उनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है या उन्हें पाकिस्तान का ख्याल नहीं है या वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, बल्कि अगर उनको ये लगे कि जी पाकिस्तान में हम अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा तो हमें खैर मिलना नहीं है वापस, कहीं ना कहीं करप्शन में निकल जाएगा, कोई और बात हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लगता है कि अपनी जान को भी जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं या उनको जान को भी खतरा है। अब आप यही देख लीजिए कि चाइना ने सी पैक बनाना शुरू किया। चाइना का CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसमें चाइना कर क्या रहा है? अब वो ये कह रहा है कि जी हमारी जान को खतरा है, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कई बार मारे जा चुके हैं। तो इसलिए अब चाइना का कहना ये है कि वो अपने लिए खुद अपनी ही सिक्योरिटी लेकर आएंगे, अपने ही सिक्योरिटी के लोगों को लाकर पाकिस्तान में रखा जाएगा। कई लोगों का कहना यह है कि क्या चाइना पाकिस्तान की जमीन पे कब्जा करने लगा है इस तरह से? क्या चाइना अपने लोगों को लाके यहाँ बसा रहा है और उसके बाद ये कह दिया जाएगा कि जी ये एरिया जो है ये चाइना का है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? उसकी वजह यह है कि हो सकता है, बल्कि हुआ है कि चाइना ने जिन लोगों को लोन दिया या जहां पे इन्वेस्टमेंट किया और जब वो पैसा नहीं लौटा पाए तो चाइना ने जाकर उनके एरियाज में कब्जा किया है और ऐसा होता रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कौन आएगा आप ये बताइए, जहां पर हर वक्त जो है वो ब्लास्फेमी के तमाशे चलते रहते हैं, हर वक्त लोगों को जान से मारा जाता रहता है। वहां पर चाइनीज आकर अपनी जान के लिए क्यों मतलब जोखिम लेंगे, अपने लिए क्यों या खतरा मोल लेंगे कि जी वो आए यहाँ पर और उसके बाद हमारे यहाँ जिस तरह के बावले लोग रहते हैं, आपको पता है कि वहां पे चाइना के लोग तो नहीं रह पाएंगे। अगर आप भी गए, गलती से उन्होंने सोच लिया कि एक मिनट के लिए हम जस्ट इमेजिन करेंगे, वो लोग कहते हैं कि ठीक है जी हम पाकिस्तान की जमीन पे कब्जा करेंगे और क्योंकि इन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं किया, इन्होंने हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी खा गए और टिकार भी नहीं मारी और जाके पिज्जा फ्रेंचाइज बना लिए, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। तो वो शी जिनपिंग, एक तो मुझे उनका नाम ही अजीब लगता है, शी जिनपिंग, खैर कोई बात नहीं, कुछ सोच के रखा होगा उनके पेरेंट्स ने। हम कौन होते जी एतराज करने वाले किसी के नाम पे। लेकिन खैर मैं ये बता रही थी कि क्या पता वो सोचेंगे चलो पाकिस्तान में जाकर कब्जा करते हैं, बड़ा मजा आएगा, इनकी जमीन ले लेंगे। अरे हमारी जमीन कोई आज तक नहीं ले पाया, ये बात हम बताते हैं आपको।
तो अगर चाइना आएगा भी और चाइना अपनी फौज को यहाँ खड़ा कर देगा, तो अब उनकी फौज के लिए ऊपर से कौन आएगा जो उनकी हिफाजत करे? इसलिए कि आपको तो पता है यहाँ पर, यानी कि पहले ही हमारे यहाँ आप जानते हैं बेशुमार लोग रहते हैं, जैसे कि टीटीपी, जैसे कि टीएलपी, जैसे कि आप जाते लश्कर जंगवी, लश्कर तोयबा और न जाने कौन कौन। और अब तो हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जाकिर नाइक साहब भी आने वाले हैं, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, उनको पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां जाके वो अपना भाषण देते, तो उन्होंने कहा चलो पाकिस्तानियों को दे देता हूँ। और अब वो पाकिस्तानियों को आके, जिनके सर में अंदर पहले ही कुछ नहीं है और भूसा भरा हुआ है, और हम जिस तरह की हरकतें और बातें करते हैं वो मजीद आकर उसमें मसाला डालेंगे। तो फिर सोचिए कि चाइना वाले बेचारे, जिनको कुछ समझ में आता नहीं है कि मतलब पाकिस्तान की या किसी की लैंग्वेज, तो उनको समझ नहीं आएगी ना कि क्या चल रहा है, तो वो अपनी जान जोखिम में डाल के उनके फौजी जो यहाँ खड़े होंगे वो करेंगे क्या? और यहाँ वो सोच रहे होंगे भारत की तरह हमें, क्योंकि हम पहले भारत का हिस्सा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि पाकिस्तान चलते हैं, ये भी भारत की तरह शायद सिर्फ आके हमें जो है वो ढिशुम ढिशुम लाते घूंसे मारेंगे, और गोलियां उलियां तो चलनी नहीं है। तो हाँ, उनके फौजियों को तो आदत भी नहीं होगी गोलियां चलाने की या बंदूक बंदूक लेके फिरने की, इसलिए कि भारत के बॉर्डर पे तो कहा जाता है कि जी फायरिंग नहीं होनी है, एक दूसरे पे गोली नहीं चलानी है, सिर्फ ऐसे ही चपेड़े चपोड़े लगा के ना। वो जो हमारे एक कर्नल साहब हैं भारत से, उन्होंने कहा था जी चपोड़े चपोड़े खाकर उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में कहा था, खैर मैं क्या जिक्र करूं। तो वो मैं कह रही हूँ कि अब भी ऐसा लग रहा है कि उनको लगा होगा चाइना वालों को कि बस चपेड़े चपोड़े चलेंगी या थोड़े बहुत लाते घूसे चलेगी, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये भारत का बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे तो हम शादियों में, खुशी में, गम में, हर चीज में गोलियां चलाते हैं। हमारे लोगों के पास हथियार जो है वो ऐसे रखे होते हैं जैसे किसी के घर में सब्जी रखी होती है, यानी बहुत आसान है लेना। अगर आपके पास पैसा है तो आप हथियार बड़े आसानी से पाकिस्तान में ले सकते हैं, और हर एक ने रखा हुआ है। कोई कहता है जी हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है, तो कोई कहता है जी ये तो हमारा जेवर है, यानी कि शादी के ड्रेसेस में कई इलाके ऐसे पाकिस्तान के जिसमें कि हम लोग बंदूक बंदूक रख के घूमते। तो फिर ऐसे में चाइना क्या कर लेगा, मतलब चाइना क्या कर पाएगा? लेकिन मेरा ख्याल है उनको अभी समझ नहीं आ रही है, जब आएंगे और कान के नीचे दो पड़ेंगे तो शायद समझ में आ जाए। लेकिन क्या है, अभी फिलहाल यही सुनने में आ रहा है कि चाइना ने कहा है कि वो जो बॉर्डर के पार में तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा है चाइना ने कि जी चाइना जो है वो आएगा और पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को वो खुद हैंडल करेंगे। तो जी कर लो, कर लो, इतने लोग हमारा कुछ नहीं कर सके, आप क्या कर लेंगे? मतलब हमें तो आदत सी पड़ गई है लड़ने की। हमें तो, आपको जानते हैं कि टीटीपी वालों के साथ लड़ लड़के हमारा वो हाल हो गया है कि अब हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए इस चीज में, और चाइना के लोग तो है नहीं। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी का हाल यहाँ पर ये है। तो आप ऐसी सूरत में आप ये सोचिए कि आखिर कौन आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, या कौन पाकिस्तान का ही ऐसा इंसान होगा, सिटीजन होगा, जो ये सोचेगा कि मैं अपने पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, जिस तरह से मुकेश अंबानी साहब या कोई भी दूसरा बिजनेस टाइकॉन या बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं। भारत के लोग जो हैं, कई बार हमने देखा कि बाहर दूसरी कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हाँ, एमओयू जरूर साइन होते हैं, कभी हम कहते हैं हमने रशिया के साथ साइन कर लिया है, कभी किसी के साथ साइन कर लिया है। ईरान के साथ हमने जी गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करना था, लेकिन उसके ऊपर भी सैंक्शंस जो हैं वो लग रही हैं। तो क्या हमें पहले नहीं पता था कि ईरान के साथ काम नहीं किया जा सकता फिलहाल, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस है? लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कभी दिखाई नहीं देता, या पता नहीं हम सोचे समझे बगैर ही हम इस किस्म के एग्रीमेंट्स कर लेते हैं और उसके बाद सर पकड़ के बैठे होते हैं। पीआईए यानी कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन है, कौमी एयरलाइन जो पाकिस्तान की है, जी हाँ पीआईए, उसको बेचा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, लेकिन कोई खरीदने वाला है नहीं। अभी तक पीआईए का हाल वही है। लोग जो हैं अवॉइड करते हैं कि पीआईए से जाना, इसलिए कि बार बार फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं और लोगों को बहुत परेशानी देखनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने कहा जी इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, यानी किसी के मत्थे लगा देते हैं और फिर वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन अभी तक पीआईए को खरीदने वाला भी हमें कोई दिखाई नहीं दिया है। ऐसा ही लग रहा है कि गवर्नमेंट को इस तरफ भी जरा मुश्किल देखने में आ रही है, और उसकी रीजन यही है
कि वो जाहिर है कोई भी अपना पैसा लगाएगा तो फिर वो आगे से सोचेगा भी कि वो किस तरह से मैनेज करे। कई एयरपोर्ट्स जो हैं वो हमने चाइना के हवाले कर दिए हैं, कई हमारी मोटरवेज जो है वो चाइना के हवाले हैं, लेकिन उसकी टेंशन कोई नहीं है। हमसे आज तक कोई पैसा ले नहीं पाया। हम थोड़े थोड़े कहना चाहिए कि पैसे किसी को दे भी अगर देते हैं, जो लोन लिया होता है हम कहते हैं जी हमें लोन ले लिया है, हमें उसकी किस्त भरनी है, ये कहकर जी हम बड़ा शोर मचाते हैं। और अगर कोई हमसे थोड़ा बहुत पैसा वापस ले भी पाया है तो वो सिर्फ आईएमएफ है, क्योंकि आईएमएफ के पास हमें बार बार जाना होता है तो हम थोड़े पैसे उन्हें दे देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ आ जाता है फ्लड, या फिर हमारे यहाँ आ जाता है अर्थक्वेक, या आ जाता है कोविड, या हो जाता है पोलियो, या कोई और चीज हो जाती है। और ऐसी चीज हो जाती है कि आईएमएफ वाले बेचारे जो हमसे पैसा लेके बैठा होता है अमेरिका, उल्टा हमें और पैसे उसमें डाल के हमें और पैसे दे देते हैं कि लो जी अपने यहाँ जो तुम्हारे यहाँ मुसीबत आ गई है उसमें लगा दो। लेकिन वो पैसा लेकर भी हमारे वो लोग जिनके हाथ में वो पैसा आता है वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाकर 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कहा यही जाता है हम जी प्रोग्रेस करेंगे। साथ साथ एहसन इकबाल साहब की अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, उनका कहना ये है कि जी 2044 तक बलूचिस्तान जो है वो एक तरीके से बहुत तरक्की कर जाएगा, बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी बलूचिस्तान की। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन सा नशा करने लग गए हैं। मेरा ख्याल है बाकी कुछ तो खालिस नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ना दूध खालिस मिल रहा है, ना कोई और मेडिसिन खालिस मिल रही है, हर एक में मिलावट है। लेकिन जो नशा हमारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं बैठ के वो डेफिनेटली जो है वो खालिस मिल रहा है। इसलिए कि जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब का ये दावा है वो देखकर सभी हैरान है। जी, तो बात हम कर रहे थे एहसन इकबाल साहब की। जी हाँ, ये हैं एहसन इकबाल साहब और आजकल मिनिस्टर भी हैं और शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के मेंबर भी हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि 2044 तक जो है वो जी बलूचिस्तान जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बलूचिस्तान बहुत तरक्की कर जाएगा, बलूचिस्तान जो है वो सबको टक्कर देने लगेगा, मतलब सारी दुनिया को टक्कर देने लगेगा। वैसे पाकिस्तान को तो वो भी टक्कर दे रहा है, लेकिन ये कि एहसन इकबाल साहब मानते नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि ये इस किस्म की बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं हमारे मिनिस्टर्स, ये समझ में मेरे नहीं आता। उससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब उठे और उन्होंने कह दिया कि जी जो कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी और उनका कहना ये था कि अगर वो जीत गए, यानी कि राहुल गांधी जी उनकी पार्टी जीत गई, तो 370 वापस आ जाएगा। आज तक पाकिस्तान में कोई मुझे ये नहीं बता सका कि 370 अगर कश्मीर में वापस आ जाता है तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा है। क्या पाकिस्तान के कर्जे माफ हो जाएंगे, क्या पाकिस्तान के लोग ठीक हो जाएंगे, क्या पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, क्या पाकिस्तान की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा हो जाएगी जितनी के कह लीजिए कि अमेरिका की और चाइना की या इंडिया की है या बांग्लादेश की। या बांग्लादेश को तो खैर हम इसलिए अब काउंट नहीं कर रहे कि जिस तरह से वहां पे माइनॉरिटी के साथ सलूक हो रहा है तो उनके साथ तो खैर अब हमें नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल 370 वापस आने से पाकिस्तान को कौन से लड्डू मिलेंगे ये मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया। कोई शुरू ना हो जाएगा कि जी वो बेसन के लड्डू होंगे कि और कौन से लड्डू होंगे। वैसे लड्डू मुझे बड़े पसंद है तो मैं लड्डू जरूर खाती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आखिर ये हमारे मिनिस्टर्स इस किस्म की बातें करते क्यों हैं। और अब एहसन इकबाल साहब ने उठ के बलूचिस्तान के बारे में कह दिया, इसमें यकीनन बलूचिस्तान के लोग भी यूं बैठे होंगे, कह होंगे हैं क्या मस्त जोक मारा है। तो जी यही बात मैं भी कह रही हूँ कि एहसन इकबाल साहब क्या मस्त जोक मारा है। यानी कि बलूचिस्तान जिसकी आप लोगों ने ईंट से ईंट बजा रखी है, जहां पे मिसिंग पर्संस का इशू है और आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जहां के लोगों के पास जो कुछ भी होता है यानी जितने मिनरल्स और जितने भी चीजें उनके यहाँ से होती हैं वो उठाकर आप पंजाब में ले आते हैं और उन लोगों का हाल खराब है। आप उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, यानी कि वो लोग कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग पर्संस का इशू वहां पे चल रहा है और जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप न जाने कौन सा लेकर आते हैं, मतलब कहां से सुनकर नहीं यार, सुनकर एडिट कर देना जरा। अच्छा सॉरी, सुनकर नहीं सुनकर कह रही हूँ, जो सुनते हैं ना यार आप लोग भी ना, तो कहां से पता नहीं सुनकर खबरें आते हैं। एहसन इकबाल साहब थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कीजिए और जाके पहले पता तो कीजिए कि बलूचिस्तान में चल क्या रहा है, ताकि आपको मालूम हो कि वो कब प्रोग्रेस करेगा और कब नहीं करेगा और कब कर सकता है या वहां पर है क्या। लेकिन बहरहाल हमारे मिनिस्टर्स को आप जानते हैं कि इतना फालतू का टाइम तो होता नहीं है, इसलिए कि सुबह के 9 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं।
जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, और शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये टीवी चैनल्स पे बैठ के बताते हैं कि ये क्या करने वाले हैं और ये क्या करेंगे, लेकिन वो काम ये करते कब है वो पता नहीं। इसलिए कि न जाने ये अपने ऑफिस कब जाते हैं, न जाने ये कब देखते हैं कि कंट्री में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसलिए कि पूरा दिन तो ये मीडिया पे बैठे रहते हैं। सारा टाइम आप इनको देख लीजिए, दुनिया की किसी कंट्री का मुझे बता दीजिए जिसके मिनिस्टर्स जो है वो टीवी चैनल पे बैठे रहते हो। बाकी छोड़ दीजिए, मैंने तो भारत के किसी मिनिस्टर को कभी टीवी चैनल पर नहीं देखा। कभी इक्का दुक्का को इंटरव्यूज दे दिए उन्होंने तो दे दिए, वो भी इलेक्शन के आसपास, उसके अलावा मैंने तो नहीं देखा। जबकि हमारे मिनिस्टर जो हैं, आप डेली देख लीजिए, जितने हमारे यहाँ के चैनल्स है, टॉप 10 चैनल्स उठा लीजिए, बल्कि टॉप 10 क्या, जितने मर्जी चैनल देख लीजिए, सारे ही चैनल्स पे चले जाते हैं। इसमें इनके लिए कोई टेंशन नहीं है कि टॉप चैनल है या नहीं है, ये हर चैनल पे चले जाते हैं। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उसको मजा चखा देंगे, हम उसके अंदर उसको मार देंगे या पकड़ लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, इस किस्म की कहानियां सारे वक्त टीटीपी और इसको उसको बताते रहते हैं। और उसके बाद जो टाइम शाम का है 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, ये जा जाकर जो है वो टाइयां लगा लगा के जो है ना ये बैठे हुए होते हैं जी टीवी चैनल्स के ऊपर, और वहां पे ये टॉक शोज में लगे हुए होते हैं। दूसरे जो इनके साथी होते हैं, यानी कि इन्हीं की तरह किसी दूसरी पार्टी के होते हैं, चाहे पीटीआई के हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे वो कोई भी पीपल्स पार्टी, किसी को भी देख लीजिए, वो आपस में एक दूसरे को डेढ़ ठकाटक लगे होते हैं। और मेरे ख्याल है उस शो के बाद उठकर ये आपस में ही कहीं जाके पार्टी शार्टी करते होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि काम किस वक्त करते हैं। इनमें से किसी मिनिस्टर की फैमिली, किसी का भी पैसा पाकिस्तान में नहीं है। हर एक ने पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, इतना पैसा है कि बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं और पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। लेकिन हाँ, हमें यकीनन इस चीज को भारत से सीखना चाहिए। भारत के जो चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे भारत की बिजनेस कम्युनिटी हो, उससे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। एक तो हमने अपने दिमागों में ये बिठाया हुआ है कि वो हमारे दुश्मन है, वो हमें खा जाएंगे, और पता नहीं वो भी लोग कैसे हैं कि वो हमें खा के ही नहीं दे रहे। लेकिन ये जरूर है कि हमने अपने अंदर एक ये खौफ खुद पैदा किया है, हमने अपने दिमागों में ये बात जहर खुद भर रखा है। जिस दिन हम इसमें से निकल जाएंगे, जिस दिन हमें ये लगेगा कि भारत भी एक ऐसी ही कंट्री है जैसे हम है, वो हमारे पड़ोसी हैं, वो तरक्की कर रहे हैं और हमें उनसे सीखने की जरूरत है, या ये कि हम जो है वो चाइना भी अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें उसके थोड़ा सा तो उस बेचारे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उसका सारा पैसा ना खा जाए, और जिस काम के लिए पैसा आता है उसको उसी काम में लगाएं ताकि पाकिस्तान को संभाला जा सके। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।